नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कहना चाहिए, जो आजकल वैसे संख्या की तादाद पर नंबर में कम है, कांग्रेस पार्टी चर्चा में है। खासतौर से राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, वहां के उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज होकर बाहर खड़े हुए हैं सचिन पायलट। उस वजह से संकट खड़ा हो रहा है। बार बार चर्चा हो रही है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, क्या तीसरा फ्रंट बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या भविष्य होगा और क्या ये कांग्रेस को एक और स्प्लिट की तरफ ले जाएगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत भारी भरकम विद्वत्जनों का पैनल है, जिनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पर चार किताबें लिखने वाले, सोनिया गांधी पर, 24 अक्बर रोड पर, दलित पर, और नेता अभिनेता चार किताबें लिखने वाले टेलीग्राफ के एसोसिएट एडिटर रशीद किदवई साहब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व पत्रकार सुरेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल रहे के सुरेश साहब हमारे साथ हैं, और राजेश बादल जी जो राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ रहे, बहुत सारे चैनल्स में, अखबारों में, और मेरे बहुत पुराने मित्रों में से हैं। और जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईशमधु तलवार, जो लंबे समय से राजस्थान की राजनीति को देखते रहे हैं, समझते रहे हैं, लेखक पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम शुरू करने से पहले सत्य हिंदी की तरफ से हमारे दर्शकों को एक अपील की, खोजी और सच्ची पत्रकारिता के लिए और गोदी मीडिया से बचने के लिए आप सत्यहिंदी.com की मदद कर सकते हैं, आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, और कम से कम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक को क्लिक कर सकते हैं। उससे हमारी सच्चाई का जो सफर है वो आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। किदवई साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपने कांग्रेस को इतना जाना, इतना कुछ लिखा है, क्या कांग्रेस एक और स्प्लिट की तरफ बढ़ रही है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल। देखिए, कभी भी कोई भी जो दल का कोई नेता जो है वो अगर केंद्र शीर्ष नेतृत्व से मायूस होता है तो उसके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि कांग्रेस 48 बार टूट चुकी है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि जो टूट करके छोड़ करके पार्टी गए वो वापस चले गए। वीएन गाडगिल जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे और एक तरह के आइडियोलॉग थे, वो कहा करते थे कि कांग्रेस छोड़ की तरह जाते हैं तो वो बिल्कुल शेर की तरह जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो मेमने की तरह, मतलब दे वॉक आउट एज लॉयन एंड कम बैक एज लैम्स। तो ऐसा 15-16 बार ऐसा हुआ। हमने देखा कि शरद पवार भी कांग्रेस में वापस आए और शेर भी बनकर रहे। जी, बहुत सारे लोग शेर बन के भी रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, शरद पवार। जी, ऐसे अपवाद करीब 16 हैं। 48 अगर हम वो गिने तो 16 आते हैं, जिसमें जगनमोहन रेड्डी और ममता बनर्जी जैसी बड़ी रोशन मिसाल है। लेकिन विजय भाई देखिए, उसमें क्या होता है कि जहां भाषा के आधार पे जो राज्य होते हैं वहां पकड़ की उम्मीद ज्यादा होती है। जो ऐसे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहां के ऊपर अगर मतलब कांग्रेस से टूट करके लोग जो है बहुत ज्यादा पनप नहीं पाए। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कई कोशिशें हुई राजा जी के समय से लेकर के, बहुत से लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके गए, दूसरे दल बनाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहे। ये सारी की सारी स्थिति, दरअसल कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर है। जिन बातें की जाती हैं, देखिए बातें तो शुद्ध राजनीति की होती है और आदर्श की बात की जाती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कमियां हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो कोई कांग्रेस में जुड़ा हो, चाहे वो संजय झा हो या सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके माध्यम से मेरा उनका प्रश्न है कि उन्हें कब पता चला कि सोनिया गांधी जो है ठीक से फैसले नहीं ले पाती है, राहुल गांधी निकम्मे हैं वगैरह वगैरह। क्योंकि 2004 से 14 तक तो मेरी याददाश्त में कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कांग्रेस वाला छोड़ के गया। मतलब 14 का जब चुनाव शुरू हुआ तब भगदड़ मची, तब कुछ लोग छोड़ करके गए। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऐसा कौन सा आदर्श है? अगर भाई शीर्ष नेतृत्व से आपको प्रॉब्लम है, कमी है, कांग्रेस में जो ओल्ड गार्ड का राज चलता है, कांग्रेस में नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता, तो इन सब का आपको कब पता चला, कब आपने उसका सुना? उस समय लिया जब कांग्रेस सबसे कमजोर नजर आ रही है? ये बड़ा मौलिक प्रश्न है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईशमधु तलवार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशमधु जी राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से और बहुत लंबे समय से समझते रहे हैं। ईशमधु जी, आपको क्या लग रहा है, सचिन पायलट ने जो बगावत की है वो नतीजे पर पहुंचेगी, सिरे चढ़ेगी? राजस्थान की राजनीति में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं तो बहुत कम लगती हैं। क्या आपको लगता है वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए, मुझे पहली बात तो ये
मुझे लगता है कि वो थोड़ा जल्दबाजी कर गए, मतलब पूरी तैयारी से उन्होंने अपना काम नहीं किया सचिन पायलट ने। और उसके उलट आप देखेंगे अशोक गहलोत की जो कार्यशैली रही हम इतने सालों से देख रहे हैं, पहली बार हमने देखा कि वो कितनी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं और कितना एग्रेसिव हुए हैं। इस तरह का ये एक्शन जो अशोक गहलोत का, इतना फास्ट एक्शन इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। और जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे रास्ता थोड़ा बहुत ही कठिन हो गया है राजेश पायलट के लिए। और बीजेपी से वो बार बार ये कह चुके हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और मुझे लगता है कि वो शायद अपनी कोई पार्टी, जैसे चर्चा भी थी कि प्रगतिशील कांग्रेस नाम से शायद कुछ बना है, पर इसमें भी आप देखेंगे कि राजस्थान का अब तक का जो इतिहास है उसमें जिन्होंने भी पार्टी बनाई, चाहे किरोड़ीलाल मीणा जैसे दिग्गज नेता हों, चाहे दूसरे लोग हों, मतलब राजस्थान में ऐसा इतिहास नहीं है रीजनल पार्टी ने कोई बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति कभी दर्ज कराई हो। ताकि अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनके सामने एक संकट का समय तो है ही। राजेश जी, ईशमधु तलवार जी ने सचिन पायलट की संभावनाओं पर तो थोड़ा सा सवाल खड़ा किया है। मध्य प्रदेश को आप बहुत समझते हैं, देश की राजनीति को भी समझते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे पहले के उदाहरण हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी नई पार्टी, अलग पार्टी अपने पिता माधवराव सिंधिया की तरफ बनाने का रास्ता नहीं था, या उससे सीखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाना तय किया? मेरे ख्याल है आपकी इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। और जैसा कि अभी राशिद जी ने कहा कि कांग्रेस से टूटकर जो बड़े बड़े शिखर नेता, दिग्गज नेता गए भी हैं, तो अपवाद ही हैं जो वापस नहीं आए या वो अपना अलग से राजनीतिक अस्तित्व बचा के रख सके। जी के मूपनार जैसे लोग दक्षिण में अपना अस्तित्व नहीं बचा के रख पाए, नारायण दत्त तिवारी अपना अस्तित्व बचा के नहीं रख पाए, अर्जुन सिंह अपना अस्तित्व, माधवराव सिंधिया खुद, जो आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कही, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने भी विकासशील कांग्रेस बनाई थी, लेकिन 2-3 साल के भीतर ही उन्हें सीताराम केसरी वापस ले आए थे, या उनके ऊपर एक दबाव था कि वो इन लोगों को वापस ले आए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो लोग दिग्गज कांग्रेस से छूट कर जाते हैं, टूट कर जाते हैं, रूठ कर जाते हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव उनका नहीं है मुख्य धारा से। तो अब ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजेश पायलट के जो 2 उदाहरण हमारे सामने हैं, मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने तो थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। यहाँ पर जो नोटिस उनको मिला और उसमें आवेश में आकर उनका फैसला, भले ही तैयारियां चल रही हों काफी दिनों से, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने पिता का उदाहरण साफ था कि उन्होंने पृथक से पार्टी बनाई और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला था। दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खानदान में हारने का रिकॉर्ड बनाया। उनके पहले कभी उनके पूर्ववर्ती जो उनके पिता या उनकी दादी या उनकी बुआएं कभी भी कोई चुनाव नहीं हारी हैं, और वो जो गुना में अपना चुनाव हारे, और वो अपने ही एक तरह से कहा जाए कि जो उनके चुनाव का प्रबंधन देखते थे, मैनेजमेंट देखते थे, उनसे हारे। तो इसके बाद से ज्योतिरादित्य का अपना आत्मविश्वास डगमगाया था। तो जैसा कि माधवराव सिंधिया ने ये प्रकट किया था नई पार्टी बना के, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आत्मविश्वास प्रदर्शित नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जाने का फैसला किया था। जी सुदेश जी, क्या पार्टी में लड्डू वड्डू बन गए हैं? लड्डू बांटने की, लड्डू खाने की तैयारियां हो गई हैं सचिन पायलट के जाने के बाद से? क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी आजकल जो है चुनाव जीते तब भी सरकार में रहती है, चुनाव हारे तब भी सरकार बनाती है। देखिए, हम लोग तो हनुमान जी के भक्त है, लड्डू तो खाते रहते हैं, उसके लिए स्पेशल ओकेजन की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, ये जो क्राइसिस है, देखिए ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि आप एक केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वही रिजल्ट देगा हमेशा। ये पॉलिटिक्स है और इसमें हर बार नया रिएक्शन होता है। अगर जगन रेड्डी होते हैं, ममता बनर्जी होती है, तो सचिन पायलट भी हो सकता है। पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी इस पर डिपेंड करता है। और आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट या राशिद भाई से भी पूछिए, तो यही बोलेंगे कि सचिन पायलट के साथ कहीं ना कहीं तो अन्याय हुआ है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और जहां तक हमारा रोल है, हम तो विपक्ष में हैं और कांग्रेस की सरकार को चलाना हमारा कहीं भी कर्तव्य नहीं है। और हम तो चाहेंगे कि सरकार जल्दी जाए, क्योंकि अनैतिक सरकार है। आप गहलोत जी का बहुत प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जमाना में जो चिकनरी है, पॉलिटिकल चिकनरी, करप्शन, सबको नजरअंदाज कर देते हैं और सरकार में किसी तरह आप बने रह रहे हैं। अरे भाई, न जवानी ने जोश छोड़ी है, न बुढ़ापा ने दम तोड़ा है, इसके बीच का टक्कर है। कभी न कभी तो छोड़ना ही होगा। एस्पिरेशनल इंडिया है, 65% लोग जहाँ यूथ है, वहां अगर यूथ को आप बढ़ावा नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगी कोई भी पार्टी हो।
आप आप बताइए। को सब चीफ मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई बात। नहीं, ऐसी ऐसी कहीं बात नहीं हुई, ऐसे हमने कहीं नहीं बोला, ना उन्होंने बोला। हम लोग इस तरह की बात करके सचिन पायलट जैसे मेधावी नेता का इंसल्ट क्यों करें? या आपने तो देखिए, कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत से तो ज्यादा जवान है सचिन पायलट। नहीं, देखिए, जवानी को उम्र में न देखना चाहिए, जवानी को देखना चाहिए कि बदलाव करने की कितनी क्षमता है। नरेंद्र मोदी जी आज भी जवान है, क्योंकि आप बात करिए यूथ से, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। अन्ना मूवमेंट में अन्ना जो 70 साल से ज्यादा थे, उनसे यूथ ने आइडेंटिफाई किया। तो आप में बदलाव की कुवत कितना है, कितनी चाहत है, इस ये डिपेंड करता है। किलो जी रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है बताइए, सरकार उसी तरह से चलेगी। बीजेपी जो है इस हिसाब से यंग पार्टी है, क्योंकि उसने जितनी सरकारें बदली हैं देश भर में, उस हिसाब से तो खुद पार्टी यूथ पार्टी है। देखिए, थोड़ा सा ना बीजेपी और कांग्रेस में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आपके दर्शकों को समझना बहुत आवश्यक है। बीजेपी एक आइडियोलॉजी ओरिएंटेड पार्टी है, वहां आपको भी बैठा दिया जाए मुख्यमंत्री के रूप में, आप भले ही पार्टी में नहीं है, पार्टी एक्सेप्ट करेगी अगर आप पार्टी के एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ व्यक्ति बहुत महान नहीं होता, व्यक्ति की अपनी आवा होती है, लेकिन उसको पार्टी के एजेंडा को ही इम्प्लीमेंट करना है। नरेंद्र मोदी जी इतने पॉपुलर इसलिए हैं कि वो एजेंडा के हमारे पूरे आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कांग्रेस में क्या आइडियोलॉजी बताइए ना, सत्ता में आना और सत्ता के सुख को भोगना, बंटवारा करने, इसको छोड़े कोई आइडियोलॉजी है तो बता दीजिए। इसीलिए कांग्रेस को बहुत डिफिकल्ट है अनलेस की सत्ता का बंटवारा हो, और सत्ता के बंटवारा के कारण ये हो रहा है ना। मुख्यमंत्री खुद बोले कि हमारे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो बात ही नहीं हुई महीनों तक, ये कौन सी बताइए सिस्टम है, ये समझ में नहीं आता कुछ। ये राजस्थान की कुछ प्रॉब्लम है, वहां पर चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर में बात नहीं हो रही, वहां पर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है और पार्टी लीडर में बात नहीं हो रही। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। फिर देखिए, आइडियोलॉजी है जो बांधता है, बात करें या ना करें, हम आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन जो आइडियोलॉजी है वो बांधती है। आइडियोलॉजी से हम कहीं भी अलग नहीं है, और यही पार्टी को अलग करती है। जी सुरेश साहब, आपने इतनी लंबी राजनीति देखी है, दक्षिण से उत्तर तक की, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या घालमेल चल रहा है? आपको लग रहा है सुरेश जी की जो लड्डू बनाने की तैयारी है वो पूरी हो गई है, या अभी उसमें कुछ केसर, मिठाई, इलायची डालना बाकी रह गया है? नहीं, देखिए विजय जी, मुझे याद आता है हम लोग 80 के दशक में, मुझे याद है कि 7 जंतर मंतर रोड जनता पार्टी का मुख्यालय होता था। तो वहां जो है आमतौर पर कई बिल्डिंगों के बाहर, क्योंकि भारत में लोगों की आदत है पान चबा के थूकने की, तो कई बिल्डिंगों में लिखा रहता था डोंट स्पिट हियर, लेकिन 7 जंतर मंतर रोड में लिखा रहता था डोंट स्प्लिट हियर। तो कमोवेश वही कहानी जो है आज आप कांग्रेस में देख रहे हैं। और ये वाकई एक तरफ तो मैं बिल्कुल मानता हूं जो बात पहले बताया गया राशिद द्वारा भी, कि भाई जब तक सत्ता में थे तब तक तो देखिए लोग जुड़े रहते हैं, और सत्ता के बाद कमियां दिखती है। लेकिन क्या जगनमोहन रेड्डी जो है वो सत्ता में रहते हुए तो वो गया था, हिमंता बिस्वा शर्मा भी तो उसी वक्त गए थे। ऐसी क्या बात है कि जो बहुत ही प्रभावशाली युवा शक्ति है उनको आप अपने साथ नहीं रोक पा रहे हैं? याद रखें, हिमंता बिस्वा शर्मा के जाने से न सिर्फ आसाम, पूरे उत्तर पूर्व में जो पूरी तरह कांग्रेस का किला था, गढ़ था, आज एक प्रदेश नहीं है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे एक बहुत ही ताकतवर, प्रभावी युवा नेता को आपने खो दिया है। क्यों? क्योंकि वहां तरुण गोगोई थे। तो कहीं ना कहीं जो है आप संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। ये नेतृत्व की कमी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कमी है बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों है कि पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एक मजबूत नेता है। ऐसा नहीं है कि वहां शेरी नहीं है, शेरी है, लेकिन शेरी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां जो है वो बहुत ताकतवर है। तो इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन, जो पहले जो पार्टी में जो छत्रप हुआ करते थे, कांग्रेस के जमाने में जो क्षेत्रीय छत्रप हुआ करते थे, वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे। उनका जो है आज इतने गुटों में बट गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में गुट नहीं है, लेकिन जो सुदेश जी ने कहा ये सही बात है कि देखिए, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका एक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड वो पीछे है। दूसरा, बीजेपी का एक आइडियोलॉजिकल, इसलिए आपने बीजेपी जब सत्ता में नहीं होती तो भी वहां उतना
आप लोगों को जो है आप नहीं देखते हैं, पलायन उस तादाद में नहीं देखते हैं। बीजेपी की स्प्लिट की चर्चा करेंगे रशीद जी। सर, जो बात कही कि क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप पर चैलेंज जो है उसको स्वीकार करना चाहिए, लीडरशिप के फेलियर को आज स्वीकार करना चाहिए? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो भी नेतृत्व जिसको आप समझते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको देखते हैं, अभी तो फिर आप 89th प्रेसिडेंट के तौर पर राहुल गांधी की वापसी की तैयारी, क्या आपको लगता है कि एक फील्ड लीडरशिप के साथ कांग्रेस आगे चलेगी, या फिर ये स्प्लिट जो है, जैसे सुदेश जी ने कहा कि डोंट स्प्लिट हियर, जो जनता पार्टी की कहानी कांग्रेस की कहानी ना बने? देखिए विजय जी, जैसा हमारे मित्र सुदेश वर्मा जी ने कहा कि देखिए जो स्प्लिट होती है, स्प्लिट का कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं उसकी बुनियाद कमजोर हो जाती है और उसमें पूरी पार्टी का दोष होता है, किसी एक व्यक्ति का विशेष का दोष अमूमन ऐसा नहीं होता है। देखिए आप देखिए कि जब मई 2019 के चुनाव का रिजल्ट आया और कांग्रेस बहुत बुरे तरीके से हारी और उसका अध्यक्ष जो राहुल गांधी थे खुद अमेठी से हार गए, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मीडिया ने उसको कैसे दिया, उन्होंने पार्टी के अंदर दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा मैं और मेरा परिवार वाला कोई उम्मीदवार नहीं होगा और हम किसी को नया अध्यक्ष बनाने में भी कोई पहल नहीं करेंगे। इसका तकरीबन साल भर पालन हुआ। कांग्रेस वाले जो थे वो अपना कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन पाए। फिर ढाक के 3 पार फिर सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्षा बन गई। उससे हम कह सकते हैं कि नेहरू गांधी परिवार को कांग्रेस की धरोहर की फिक्र है या उससे वो जुड़े रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर आता है कि उनके यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सर, ये कांग्रेस बचाने का जो एहसान है गांधी परिवार का कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये देखिए हम बाहर बैठ के हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, अंदर की बात आप करिए। देखिए कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस का आज के क्या हालात है, कांग्रेस जन तय करेंगे। विजय जी या मैं या बादल साहब या सुदेश वर्मा या के.जी. सुरेश जी या तलवार साहब हमारे, हम लोग नहीं तय कर सकते। देखिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। लोकसभा के चुनाव हुए 19 के, उसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता का चुनाव था और वो चुनाव के लिए ना शशि थरूर आगे आए, ना के सुरेश सामने आए, ना मनीष तिवारी सामने आए, कोई भी सामने नहीं आया और सोनिया गांधी ने फिर अधीर रंजन चौधरी को मनोनीत कर दिया। आप बताइए 52 लोगों के जो 52 उस समय सदस्य थे उसमें चुनाव क्यों नहीं हो पाया? क्या सोनिया गांधी का कोई दबाव था? आप बताइए। आप देखिए कांग्रेस की केसरी जैसे लोगों के जो कमजोर लीडर थे उनके वक्त भी शरद पवार और राजेश पायलट हार जाते हैं। सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए, उनका क्या हुआ? तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, वो बीजेपी में भी है, बीजेपी में कोई खड़ा नहीं हो सकता। विजय जी बताइए, आप एक राजनीतिक दल बता, विजय भाई आप एक राजनीतिक दल देश में बता दीजिए छोटा बड़ा जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। वही मैं जिक्र कर रहा हूँ, बीजेपी में भी वही हाल है। बीजेपी में है रशीद भाई, मैं प्रूव करूंगा। कौन सा चुनाव, पिछला कौन से अध्यक्ष का चुनाव हुआ? या तो सोनिया गांधी का चुनाव हुआ था सन 2000 में, 97 में सीताराम केसरी का चुनाव हुआ था। भाजपा में पिछला चुनाव कब हुआ था? राशिद भाई आपको शायद पता है, आप जानकर इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इग्नोरेंट तो आपको नहीं बोल सकते। आपको पता है सर पार्टी में कैसे होता है इंटरनल डेमोक्रेसी। हमारी पार्टी में हर अध्यक्ष को चुना जाता है, कोई भी अध्यक्ष बिना चुने हुए, और सर्टेन लिमिटेशंस है कि इतने जगह चुनाव होंगे स्टेट के, वो सारे ये बोलिए कि हमारे यहाँ कंसेंसस हो जाता है। कंसेंसस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सबको मौका दिया जाता है कि लड़िए। आपके यहाँ सजाद पूना वाला अगर बोलता है कि मुझे लड़ना है तो उससे निकलना पड़ता है, क्या मौका नहीं देते? हमारे यहाँ सबको आजादी है। सर यही बात नहीं, ये किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया? कंसेंसस तभी वर्क करेगा जब आप चीजों को मानते हैं। खड़ा हो ना, मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता हूँ। यशवंत सिन्हा जब दबाव कहलाता है, दबाव। यशवंत सिन्हा जी लड़े क्यों नहीं? लड़ सकते थे ना, अगर चाहते तो यशवंत सिन्हा जी लड़ सकते थे, नहीं लड़े ना। इसके लिए होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए ना पार्टी में। आपको पता है कि आपको एक वोट नहीं मिलेगा। अगले दिन अध्यक्ष बदल जाता है, वो आप जानते हैं। नहीं, अध्यक्ष बदलता है, लेकिन अध्यक्ष को सारे जगह से नॉमिनेशन आता है, तभी वो फॉर्मली अध्यक्ष चुना जाता है। जो इंटरिम पीरियड है उस समय अध्यक्ष तो कहीं भी बदला जाएगा तो नॉमिनेट होगा, लेकिन उसके चुनाव प्रक्रिया होते हैं। बजाबता एक चुनाव आयोग हमारे यहाँ गठन होता है जो चुनाव कराता है। कभी आपने नहीं देखा हो तो मैं वीडियो भेज दूंगा पूरे चुनाव प्रक्रिया की, वो पूरा रिकॉर्ड होता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लोग आके नॉमिनेट करते हैं, सारे के सारे लोग। आपको नहीं लगता कि पार्टी लीडरशिप पर सवाल खड़ा करना चाहिए? आप भी कांग्रेस को बहुत लंबे समय से करीब से देखते रहे, मध्य प्रदेश को भी आपने देखा है,
क्या आपको नहीं लगता कि लीडरशिप पर सवाल खड़ा करके या इंट्रोस्पेक्ट करके कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो सकती है? या लीडरशिप को बचाएंगे, कांग्रेस को नहीं बचाएंगे? देखिए, लीडरशिप पर जब सवाल खड़ा किया गया है कांग्रेस में, अतीत में भी और आज भी, आप ये पाएंगे कि उसके अधिकतर सकारात्मक परिणाम मिले हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब 1959 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था तो बुजुर्ग लोग बड़े खफा थे, और ठीक 10 साल के बाद उनका एक स्थिति ऐसी आई कि जब नई कांग्रेस के रूप में इंदिरा गांधी को उस कांग्रेस को समूचा ही बदलना पड़ा। और उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज और ताकतवर नेता होते थे। तो वो ताकतवर नेताओं के रहते हुए भी इंदिरा गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को खड़ा किया, जो बात आई थी कि कांग्रेस में गांधी परिवार ही क्यों संभालता है, लेकिन देखिए जब बंटवारा हुआ तो वो सारे जो दिग्गज नेता थे वो अपनी कांग्रेस को उस तरह से क्यों नहीं खड़ा कर पाए। एक दूसरी चीज कि जब 80 में देवराज अरस के समय जब हुआ था तब भी दूसरी कांग्रेस बनी थी और बड़े तपे तपाए नेता एक तरफ थे और बुजुर्ग नेता थे, वो कांग्रेस को, उस कांग्रेस को क्यों नहीं बचा पाए। तीसरा, जब तीसरी बार 2-3 कांग्रेस बनी, एक नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस बनी, अर्जुन सिंह साथ थे, तो ये लोग क्यों नहीं बचा पाए, खड़ा करते थे कांग्रेस। फिर इसके बाद माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस अपनी अलग बनाई, वो क्यों नहीं खड़ा कर पाए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तमिल मनीला कांग्रेस जी के मूपनार ने दक्षिण भारत में खड़ी की थी, वो क्यों नहीं बना पाए। तो और दूसरा एक ये भी देखिए कि ममता बनर्जी या शरद पवार जो कांग्रेस के नाम से, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का है चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, वो अपने ही बोने आकार में क्यों 25 साल के बाद भी सिमटी हुई है। वो बंगाल से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और वो महाराष्ट्र से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय अम्ब्रेला छाता जो चाहिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि उस राष्ट्रीय छाते में कहीं अब छेद तो नहीं होने बढ़ते जा रहे हैं। ये गांधी परिवार हो या कोई भी हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि गांधी परिवार का, गांधी परिवार चाहिए। बिल्कुल भाई, आप देखिए 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, हम सब लोग इसके गवाह हैं जब 80 में बनी थी। 77 में जनता पार्टी के बनने के गवाह हैं। जो 77 में जनता पार्टी जिन लोगों ने बनाई थी उन्हीं लोगों ने भंग कर दी। और 80 से लेके 2000 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, दो के अलावा तीसरा था कौन? तो यही दो, इन दो के नाम पर पार्टी बनी। तलवार जी सुदेश जी जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठते हैं, राजस्थान की समझ, थोड़ा सा ये वसुंधरा जी और गजेंद्र सिंह जी का समझाइए ना क्या है। देखिए ये बिल्कुल वही मामला है कि मुझे पूछते नहीं है। सचिन पायलट की दिक्कत ये है कि मुझे पूछते नहीं है, और वसुंधरा की दिक्कत ये है कि मुझे पूछते नहीं है। असली दिक्कत तो यहाँ है, पूछने की और कुर्सी का सारा खेल राजनीति में होता है, आप जानते हैं, और वो सब देखने को मिल रहा है। अभी जो गुटबाजी की बात कर रहे थे, राजस्थान में तो बहुत ही दिलचस्प सीन है ये। एक तरफ कुर्सी के लिए इतनी महाडाट मच रही है और जिनके पास कुर्सी नहीं है वहां भी बहुत कुछ चल रहा है और बयानबाजी चल रही है। और वसुंधरा के खिलाफ जिस तरह के बयान आए हैं कि वो गहलोत के साथ मिली हुई है या ये है, हालांकि ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर पार्टियों का एक जिस तरह की स्थिति है वो हमारे सामने है। आपको कंफ्यूजन है, सुरेश जी क्लियर कीजिए। वसुंधरा जी गहलोत जी के साथ हैं और गजेंद्र सिंह जी सचिन पायलट के साथ हैं। नहीं, ये सब मीडिया के स्पेकुलेशंस हैं। बीजेपी के बारे में स्पेकुलेट ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। आपको पता है सभी लोग पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। वसुंधरा जी का बहुत बड़ा वजूद है, इतने हल्के में न लिया जाए। और कहीं भी देखिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, जो डिसग्रंटल्ड होता है कुछ भी बोल दे, कहीं भी आपको लीडरशिप लेवल में इस तरह की बातें नहीं आएंगी, क्योंकि सबको पता है कि कौन क्या है और किसकी कितनी हैसियत है और क्या बोलना चाहिए। कांग्रेस पर आप हंस रहे हैं उनकी स्प्रिट को, उसकी परेशानी को लेकर, लेकिन बीजेपी में बहुत हुआ है। कल्याण सिंह जी को याद कीजिए, बलराज मधोक जी को याद कीजिए, उमा भारती जी को याद कीजिए, तलवार जी अभी किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे थे, ललित किशोर चतुर्वेदी जी की बात कीजिए, भावड़ा जी। आज कैलाश मेघवाल का बयान है कि सचिन पायलट सरकार गिराना चाहते हैं। कैलाश मेघवाल बयान दे रहे हैं। सुनिए विजय जी, एक फर्क है, जो वसुंधरा जी के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हीं का चर्चा कर रहे हैं आप तलवार जी। एक फर्क है बीजेपी में। हाँ, कैलाश मेघवाल तो विधानसभा अध्यक्ष रहे भाजपा के, और वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट सरकार गिराना चाहते हैं। उनका इस तरह बयान का क्या अर्थ निकालेंगे आप, क्या राजनीतिक अर्थ निकालते हैं? देखिए आप, देखिए एक फर्क है, बीजेपी छोड़ के जो भी गया है उसको वापस आना पड़ा, कोई भी अपनी राजनीति को चमका नहीं पाया। यही तो कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में बहुत से एग्जाम्पल है। जगन रेड्डी तो कांग्रेस के थे, ममता जी कांग्रेस की थी,
एनसीपी अभी भी खड़ा है, एनसीपी कांग्रेस में मर्ज नहीं किया है, एनसीपी के अपने पॉलिटिकल इक्वेशन है। बीजेपी से जो भी गया, चाहे वो उमा भारती जी हो, आज फिर वापस आई, हमारे यहाँ बहुत मजबूत नेता है, चाहे कल्याण सिंह हो, गवर्नर है, उनका भी एक वजूद था, पार्टी बनाया नहीं, क्योंकि कैडर बेस्ड, इस चीज को समझिए, हम कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर आपके साथ नहीं जाएगा। बहुत पुराना है, आपको लगेगा कि अपने जातीय समीकरण है। कुछ से आप कर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कैडर आइडियोलॉजी बेस्ड है। भाई साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब पार्टी सत्ता में होती है तब तो सब लोग चिपके रहते हैं, जब कमजोर होती है, आज कांग्रेस कमजोर स्थिति में, केंद्र में सरकार नहीं है, राज्यों में सरकार नहीं है, तो आज सब लोग छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी आज मजबूत है तो सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं। क्या यही एक सत्ता का रूल ही बेसिक रूल है या सब पार्टियों में कुछ अलग मामला है? नहीं नहीं विजय जी, बीजेपी विपक्ष में बहुत मजबूत थी और ये विपक्ष की मजबूती अभी भी कायम है। ये बात सत्ता का स्वाद अब तक है, तो जब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सुरेश साहब से पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, झारखंड का बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, किसी कारणवश उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अंततोगत्वा वो रियलाइज किया कि बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, वापस आ गए हमारे यहाँ और उनको बहुत इज्जत के साथ हम लोग वापस भी लाए। आपको भी रियलाइज हुआ, सबको पता है कि आइडियोलॉजी और कैडर जो है ये कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। 33 लोगों को रियलाइज हो गया था कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। सुरेश साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, बिल्कुल। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए अब बीजेपी एक्सपोनेंशियली बड़ी हो रही है, कई ऐसे लोग जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है वो भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। उनका आगे चलकर बीजेपी अगर 50 साल 60 साल सत्ता में रहेगी तो उसके बाद क्या होगा, ये तो मतलब देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, अभी तक देखिए उसका जो कार्डर बेस्ड पार्टी है वो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आमतौर पर एक अगर लीडर निकल जाता है तो उसके साथ कार्डर नहीं जाती है, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी नहीं है जिस तरीके से बीजेपी है। ये इन दोनों पार्टी में फर्क है, ये तो हकीकत है और इससे आप इनकार, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन बीजेपी के पीछे खड़ी हुई है जिसमें से कार्डर लीडर सब आते हैं। हिंदुत्व के अलावा दूसरी आइडियोलॉजी क्या है? हेलो जी, हिंदुत्व के अलावा दूसरी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए आइडियोलॉजी कोई भी लोग उस भावना से, उस आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर ज्यादातर लोग जुड़े हैं। वो सही है गलत है वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग उसी भावना से जुड़े हुए, उन्हीं संगठनों से निकले हुए, विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, आरएसएस से निकले हुए और लोग जो है वही आके बीजेपी में आते हैं। चलिए मेरे पास कम समय है, मैं एक एक सबसे चाहता हूँ अपना मैसेज चाहता हूँ, अपना एनालिसिस चाहता हूँ। रशीद जी, आपके साथ सबसे पहले कि क्या आपको लग रहा है कि लीडरशिप में बदलाव कांग्रेस की जरूरत है या आप समझते हैं गांधी परिवार ही जिंदाबाद है? बुनियादी तौर पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो कांग्रेस में लीडरशिप की बदलाव की जरूरत है, काम करने के तरीके की बदलाव की जरूरत है, तमाम चीजें। लेकिन इस चीज का फैसला कौन करेगा? इसका फैसला खुद कांग्रेस जन को करना होगा। ये संजय झा और शहजाद पुनेवाला के बजाय अगर कांग्रेस में विरोध का स्वर जो है, वो स्तर जो है, वो अगर शशि थरूर और कपिल सिब्बल और ऐसे जो समझदार नेता हैं उनके ऊपर आए, जैसे अर्जुन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, कामयाब नहीं हुए, लेकिन उस लड़ाई का एक ऐतिहासिक दस्तावेज का हिस्सा है। तो तमाम दलों में ये आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। कंसेंसस जो है वो लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। कंसेंसस अभिशाप है। तलवार जी, बताइए कि क्या सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे या अलग पार्टी बनाएंगे? देखिए सचिन पायलट तो अभी उसकी जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है, ये सब चीजें तो बाद में होंगी कि किसके साथ मिल लेंगे, किसके साथ सरकार बनाएंगे। और दूसरी ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, लीडरशिप वाली आपने बात बहुत अच्छी कही है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा सबसे बड़ी उसकी जो कमजोरी है, जो आज वो कमजोर है, तो वो लीडरशिप है। लीडरशिप को जो है, अच्छे लीडर है, हम ये नहीं कह रहे खराब है, लेकिन वो परफॉर्म कर नहीं दे पा रहे हैं, तो जाहिर है कि एक अच्छी लीडरशिप कांग्रेस को इस समय जरूर। राजेश जी, कांग्रेस की कमजोरी लीडरशिप है, तलवार जी का? मेरा ख्याल है तलवार जी ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमजोरी लीडरशिप की है, लेकिन लीडरशिप का केवल केंद्रीय नेतृत्व की तरफ अगर इशारा है तो वो भी मैं उचित नहीं मानूंगा। मैं कहता हूं, मैं एक उदाहरण देता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में गुना में अपने ही पुराने सचिव से चुनाव हारे, लीडरशिप की कमजोरी नहीं है। उनको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद उनको महाराष्ट्र में दायित्व सौंपा गया। अब कितनी परीक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया की ली जाए,
कि वो अपनी लीडरशिप प्रमाणित कर सकें। अगर कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते तो क्या हाल होता मैं नहीं जानता। इसी तरह सचिन पायलट अगर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है। मुख्यमंत्री एक तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के छाते तले होना चाहिए नैतिक आधार पर। सुदेश जी, आखिरी बात, क्या ये लीडरशिप, अभी तो आपके पास पावर है तो आपको लगता है आप ही के लीडर सब मजबूत हैं, लेकिन लीडरशिप के बाद आपको भी पता है कि कितना झगड़ा पार्टी में चलता रहता है और कंसेंसस को अभिशाप बता रहे हैं आप, कंसेंसस को, आदेश को कंसेंसस बोलते हैं ना। देखिए राशिद भाई बड़ा कंट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं। कंसेंसस अभिशाप है तो सोनिया गांधी को सजाद पूना वालों को इनवाइट करना चाहिए था कि लड़ो हमारे खिलाफ, सीक्रेट बैलेट होना चाहिए था। सब चीज तो कंसेंसस से हो रहा है। कितना लेख इन्होंने लिखा है कि नहीं चुनाव होना चाहिए, बाकी को मौका मिलना चाहिए, वहां कंसेंसस सही है, दूसरी जगह कंसेंसस गलत है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, डेमोक्रेटिक पार्टी अगर होगी, डेमोक्रेसी है, लोग विरोध का स्वर उठा सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप चैलेंज है कि लीडरशिप कितना परिपक्व है, पार्टी में क्या ये मैकेनिज्म है इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से रिजॉल्व कर पाते हैं, थोड़ी मेरी बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। बता सकते हैं कि देशभक्तों की पार्टी है, आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहो, ये नहीं बोल सकते। एक लाइन आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस पर गांधी की बात को मानना चाहिए आज की, आप कांग्रेस खत्म करनी चाहिए 49 स्प्लिट के बाद? मैं ये कहना चाहता था कि जो केंद्रीय लीडरशिप कांग्रेस की है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो राहुल है वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन जमीन पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके बारे में जो धारणा बनाई गई है वो गलत है, जो भी है, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाए। उसके बाद अभी भी जो स्थिति है उसमें सोनिया गांधी, हालांकि पहले सोनिया गांधी ने बहुत कांग्रेस में जान भी फूंकी है, बड़ा काम किया है, लेकिन अभी वो कार्यवाहक के रूप में है। तो जब तक एक स्थिरता पार्टी में जब तक नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि उसका रास्ता आसान आगे नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये जी मैं जो बात कह रहा था, आखिरी बात और भी है विजय जी, एक बात और भी है। अगर आप मैं जो मूल्यांकन करें राहुल गांधी के कार्यकाल का तो आप ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकारें उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए बनी थी। गुजरात में अगर 99 पर बीजेपी सिमटी थी तो भी उन्हें राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए सिमटी थी, और कर्नाटक में जो भी हुआ और उपचुनाव जितने जीते गए वो भी राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए जीते गए थे। मुसीबत आई जब लोकसभा चुनाव 2019 का हारे, उसके बाद जैसे समूची कांग्रेस पार्टी कोमा में चली गई, और जो 4 महीने का जो अंधकार युगीन कांग्रेस है उसने पूरी कांग्रेस को बहुत मुश्किल में डाल दिया। जी ये पार्लियामेंट के बाद सारी जो प्रॉब्लम हुई है वो देखनी चाहिए ना पार्टी को, वही तो सारा संकट आया। विजय जी ये एक हकीकत है, कैच 22 सिचुएशन कहिए कुछ भी है, ये भी एक हकीकत है कि गांधी परिवार वो ग्लू है जो कांग्रेस को साथ रख सकती है, ये भी एक हकीकत है। तो नहीं एक तरफ आप बिखराव की बात करते हैं तो वो ग्लू भी है वो। आप सोचिए वो और कोई उसके लिए स्वीकार्य नहीं है। आज तेलंगाना सरकार और नरेंद्र मोदी ने खुद 100 वर्ष नरसिम्हा राव के जन्म शताब्दी जो है उसके जो है खुशी जाहिर की, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम तेलंगाना में हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है उसको मनाने का कहीं कोई प्रयास नहीं है। यानी कि एकमात्र नॉन गांधी प्राइम मिनिस्टर यानी कि गुलजारी लाल नंदा और लाल बहादुर शास्त्री के कम कार्यकाल को छोड़ दीजिए, जिन्होंने पूरा टर्म कंप्लीट किया, उनका जो सेंटिनरी है वो मनाने के लिए तक पार्टी तैयार नहीं है, तो वो स्वीकार्यता नहीं है। जी लेकिन देखिए इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, अगर समय 1 मिनट में खत्म कर दूंगा बात। नरसिंह राव ही वही प्रधानमंत्री है भले ही जिन्होंने आर्थिक मोर्चे पर देश को तरक्की दिलाई हो, मगर कांग्रेस की आज की जो दुर्दशा है वो बिकॉज ऑफ नरसिंह राव, क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रतिद्वंदियों को कहीं हवाला में माधवराव को बाहर किया, अर्जुन सिंह को बाहर किया, नारायण तिवारी को बाहर किया, शरद पवार को बाहर किया, सारी सेकंड लाइन को बाहर कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि 96 से लेके ये तो राजेश जी इंदिरा जी ने भी किया था। राजेश जी ये तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, लेकिन इंदिरा गांधी के कारण सत्ता नहीं गई थी, नरसिंह राव के कारण सत्ता गई, और 10 साल तक 96 से लेकर 2004 तक पार्टी अपनी आंतरिक संरचना में लगी। वो तो मनमोहन सिंह जी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, वह तो भारतीय जनता पार्टी को अभिनंदन करना ही चाहिए। राजेश जी पार्टी के अभिनंदन। राजेश जी सही कह रहे हैं। आप देखिए नरसिम्हा राव के वक्त में एक ये जोक चलता था
कि महात्मा गांधी कहते थे कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया, खत्म कर दें, और वो काम नरसिम्हा राव ने कर दिया है। ये नरसिम्हा जो राव ने कर दिया, नरसिम्हा वही राव मैं के कह रहा टाइम हूँ। में था। बिल्कुल नरसिम्हा राव ने कर दिया, मैं लेकिन कुछ उसके बोलूं? बाद कांग्रेस की सरकार। हाँ, सुदेश जी मैं आपके पास आता हूँ, एक मिनट चिदवई साहब से ये सवाल नरसिंह राव जो कर गए उससे कांग्रेस पार्टी आज तक संभल नहीं पाई है उस झटके से। नहीं, इसका जवाब जरूरी है। चिदवई साहब, जो नरसिम्हा राव वाला घटना है वो तो खैर आपको पता है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी गांधी परिवार ने किस तरह से बर्ताव किया और उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय पे नहीं लाया गया। लेकिन जो बात तलवार जी ने कही कि वो कहा करते थे कि गांधी की इच्छा को पूरी करें, कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, उस समय तो खत्म नहीं हुई, उसके बाद 10 साल और सरकार भी आ गई, सरकार रहेगी। आपको क्या लगता है कि अब ये गांधी की इच्छा पूरा करने का वक्त है? जब 49 स्प्लिट हो गया, अब कोई रिकॉर्ड बनाने का काम तो है नहीं कांग्रेस का स्प्लिट का। देखिए, हमें ये भी स्मरण करना चाहिए जब हम नरसिम्हा राव की बात करते हैं कि नरसिम्हा राव को भाजपा ने उस समय में जब वो प्रधानमंत्री थे बार बार अली बाबा और 40 चोर की उपमा दी थी। गांधी जी की इच्छा बहुत ज्यादा थी, गांधी जी का इच्छा का सारा हिंद स्वराज में जिक्र है, उसको कोई भी राजनीतिक दल और उसमें भाजपा भी शामिल है जिसने उसका पालन नहीं किया। गांधी जी फौज नहीं चाहते थे, गांधी जी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बदली भी चाहते थे। ये गांधी जी की जो सब्सटेंटिव जो लेख में शामिल है, जो अभी इतना समय नहीं है कि मैं पूरी बात बता सकूं कि वो कांग्रेस का उन्होंने किस समूह में किया था। गांधी जी जो अहिंसा चाहते थे, क्या आज कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल ऐसा संकल्प ले सकता है कि उसके पास भारत की कोई सेना ना हो? तो गांधी जी की बात करना जो है वो गांधी जी का मखौल उड़ाना होता है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए विजय भाई, यहाँ सारे विद्वान और समझदार लोग बैठे हुए हैं। देखिए बात, सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही, सत्ता की बात होती है। आज जो विरोधी स्वर है या खटपट है वो महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ से भी हो रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से भी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं जो कांग्रेस में हो रहा है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है क्योंकि सत्ता का डर और भय नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व किसने किया था प्रदेश में? केशव प्रसाद मौर्य जी ने किया था। वो आप आज वहां उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या सरकार में भूमिका है? बोलते नहीं है वो, उनमें और सचिन पायलट में बुनियादी फर्क ये बोलते नहीं है। तो देखिए तमाम हमारे राजनीतिक दलों का स्वरूप एक है, काम करने का एक है। जो जीत गया वो सिकंदर है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि वो दूध के धुले हैं और कांग्रेस खराब है, मेरे ख्याल से फजूल की बात है। और उसमें कोई भी आदमी जिसने थोड़ा इतिहास पढ़ा हो या विवेक रखता हो वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता। जी सुरेश जी। देखिए मैं 2-3 बात बोलूंगा, मुझे मौका दे दीजिएगा। देखिए पहले राशिद भाई की बात करते हैं। इनको जो है कांग्रेस में झगड़ा हो रहा है, वार हो रहा है, इनको वो प्यार लग रहा है, और हमारे यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट आ जाएगा वो उनको तलवार की धार लगेगा। तो शेक्सपियर ने कहा था ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, वो प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात ये कहते हैं कांग्रेस की, जो आपने गांधी जी की बात की, कांग्रेस को किसने शुरू किया था, क्या शुरू किया था? कांग्रेस सेफ्टी वर्क थी, ऑक्टेवियो होम ने शुरू किया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। आज एक और फॉरेन ओरिजिन के आदमी के पास आ गया है, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इतना बड़ा इतिहास ट्रांजिशन हो रहा है। तीसरी बात देखिए, आपको ये समझने की बात है, जो डिग्निटी की राजनीति करना चाहता है, जो राजनीति चप्पल उठाने वाली राजनीति नहीं है, आपके अपने निजी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हुए आप अगर करना चाहते हैं तो एक ही प्लेटफॉर्म आज इस देश में है जो डेमोक्रेटिक है, वो है बीजेपी। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी आते हैं। हर व्यक्ति आना चाहेगा, ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, लेकिन आपकी डिग्निटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, चाहे वो सुदेश वर्मा हो चाहे वो कोई हो। आपकी डिग्निटी आपको रखी जाती है, आपकी बातों को सुना भी जाता है। वहां तो चप्पल उठाइए और उसके बाद नेता बन जाइए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टैलेंट का कोई मतलब ही नहीं है। और यही हो रहा है राजस्थान में। बीजेपी की तरह से करना चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे शिवराज जी को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं हो तो उन्हें दिल्ली भेज दें, वसुंधरा जी को चुप कर दें, केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर ना बनाएं, कल्याण सिंह को आउट कर दें, ये सारा काम बीजेपी की तरह से कांग्रेस को करना चाहिए। आप ऐसा पसंद नापसंद जो है ये डेमोक्रेसी का इंग्रेडिएंट है। हम आपको पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आपके जब प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न को उसी संदर्भ में जवाब दिया जाएगा। आपको नापसंद करते हो इसके लिए आपको मारना नहीं लग जाएगी, आपकी सत्ता को गिरा नहीं देंगे, सत्य हिंदी को बंद नहीं करा देंगे। ये डिफरेंस है। राजेश जी आपको लगता है कि विजय जी केशव प्रसाद मौर्य का और सचिन पायलट का केस में क्या फर्क है, ये आप मुझे समझा दीजिए। मैं समझा देता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप में बड़े नेता हैं, वो सब एसिमिलेट करके एक साथ रह रहे हैं क्योंकि आइडियोलॉजी बांधे हुए हैं सबको। उनको पता है कि देश का निर्माण करना है तो साथ बंध के रहना है। इस आइडियोलॉजी से बाहर जाएंगे तो अराजकता की आइडियोलॉजी है, सिर्फ सत्ता की आइडियोलॉजी, सत्ता भोगने की आइडियोलॉजी।
राजेश जी, मतलब सचिन पायलट की आइडियोलॉजी, सचिन पायलट की राजकता की राजनीति कर रहे हैं, मतलब ये हो ना। राजेश जी, आपको लगता है कि आइडियोलॉजी जी कांग्रेस में नहीं, ये तो कांग्रेस ने बोला है सर, कांग्रेस ने खुद बोला है ये डेमोक्रेसी है, तो केओस में उनको डेमोक्रेसी दिखता है, कल आके लोग तलवार से काटेंगे एक दूसरे को, इनको और ज्यादा डेमोक्रेसी दिखेगा। जी सुरेश साहब, एक चीज मुझे याद आ रही है कि प्रमोद महाजन अक्सर कहा करते थे कि भाई पार्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस, सब एक ही तरह से पार्टियां चलती हैं। फिर वो गिनाते थे कि भैया देखिए, कांग्रेस है, बीजेपी है, कांग्रेस क्या चाहती है देश आगे बढ़े, बीजेपी क्या चाहती है देश आगे बढ़े, कांग्रेस क्या चाहती है कि देश का विकास हो, बीजेपी चाहती है देश का विकास हो, या कोई और भी पार्टी है वो भी यही चाहती है, झगड़ा नहीं हो, दंगा नहीं हो। बीजेपी में भी फर्क वही है, कांग्रेस में भी वही है। तो ये आइडियोलॉजी का क्या बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस, और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस से जितने लोग बीजेपी में आए वो आसानी से आ गए, क्योंकि विचारधारा का फर्क नहीं है सुरेश जी ज्यादा, है ना? नहीं देखिए, लेकिन देश आगे बढ़े, लेकिन किस तरह बढ़े, फर्क है। फर्क आइडियोलॉजी वहां है जो रास्ता अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ मुद्दा हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और कांग्रेस जितना जल्दी इस चीज को समझे वो तो जितनी उतना बेहतर है। देखिए, आज उसकी आवाज जो है, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जो लोग मतभेद रखते हैं सरकार से, वो लोग जरूर चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो। लेकिन सर, और कांग्रेस उनको निराश कर रही है, कांग्रेस उनको निराश कर रही है, ये एक हकीकत है। एक फर्क ये भी है कि जो बीजेपी में नहीं है वो देशभक्त नहीं है। आप बिल्कुल सही बोले आप, बीजेपी की यही आइडियोलॉजी है। कोई हम पर कुछ भी प्रश्न उठा सकता है, विजय जी आप भी, लेकिन हमारी देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, इस देश के प्रति देशभक्ति का सवाल भी, यही डिफाइन करता है बीजेपी को। आप देशभक्त है, आप खुद डिसाइड करिए, लेकिन बीजेपी वाले देशभक्त है, ये तो पहला प्रमाण है, पहली आइडियोलॉजी है, अंतिम आइडियोलॉजी है। देश को कैसे बढ़ाना है, कोई देशभक्त नहीं है कि एम्युनिशन भी था हमारी सेना के पास, आपको पता है ना। आज हमारी सेना कितनी सशक्त है, देखिए। सुरेश जी, एक बात पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में जितनी स्प्लिट हुई है, उतने ही कांग्रेस के लीडर आजकल बीजेपी में आ गए हैं। एक बार नारा दिया था आपने कांग्रेस मुक्त भारत का, और फिर आपने कांग्रेस युक्त बीजेपी बना ली, तो फिर ये चल रहा है मसाला ठीक ठाक? मुझसे पूछ रहे हैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप ही ने लिया सबको। अच्छा, देखिए ये फर्क है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं तो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है उनके लिए बीजेपी आना। वो मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसी से देश का विकास हो सकता है। कल्याण सिंह की करप्शन के खिलाफ लड़ाई, भारत को कैसे मजबूत बनाना है, भारत को विश्व के पटल पर कैसे लाना है, कैसे इन्वेस्टमेंट लाना है, कैसे स्वदेशी अपनाना है, ये सारी हमारी आइडियोलॉजी है, और उस सब आइडियोलॉजी को वो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। किदवई साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी बात? जी, विचारधारा पर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा बात देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि विचारधारा को कोई ऐसा, देखिए जो इस देश में है वो देशभक्त है। किसी भी चीज पे नरसिम्हा राव ने खुद कहा था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिम्हा राव के बारे में कहा था कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है ये मेरी कामयाबी नहीं है, इसको नरसिम्हा राव साहब भी करना चाहते थे। तो हमारे देश का एक संस्कार है, एक सभ्यता रही है कि जितने भी राजनीतिक दल है उसमें सब, जितने हमारे देश में जो 14 प्रधानमंत्री रहे, सभी देशभक्त थे। आज ये कहना कि एक ज्यादा देशभक्त था, दूसरे कम थे, मुझे लगता है ये हमारे अपने संस्कारों से हम पीछे हट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़ा सा मैं बोलूं विजय जी देशभक्ति पर। देखिए, जब चीन की बात जब आती है, आप हमारे नीति पर अटैक करिए, आप हमारे आइडियोलॉजी को अटैक करिए, लेकिन जब चीन की बात आती है तो चीन के साथ मत खड़ा होइए। यही डिसाइड करता है आप कितने बड़े देशभक्त हैं। पर सवाल नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, सुरेश साहब, सुदेश जी, राजेश बादल जी और तलवार जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। आप सब लोग स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, और उनका ध्यान रखें जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।